हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 28 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डाटा यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। ये क्लास आपके आरओ परीक्षा के लिए तो रामबाण है ही, साथ ही साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाता है, जो आप अपने क्वेश्चंस में और सवालों में कोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाता है। इसमें वीडियो में देखा जाए तो बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई जैसे महत्वपूर्ण खबरों पर, साथ ही साथ आकाशवाणी पर विशेष फोकस किया जाता है। और इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस पैकेज से जुड़ सकते हैं कि घटना चक्र के साथ डेली करंट अफेयर की तैयारी आप कैसे करेंगे। मासिक पैकेज है, ठीक है। और यहाँ पर ये मंथली पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, डेली आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में करंट अफेयर का टेस्ट भी होता है पर डे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 10 एमसीक्यू पर डे मिलते हैं। प्रतिदिन ऐप पर जो पिक्टोरियल पीपीटी है वो आपको प्राप्त हो जाती है, और साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है। महीने के एंड में देखा जाए तो करंट अफेयर का कंप्लीट पीडीएफ भी यहाँ पर आपको प्रदान किया जाता है, और महीने के एंड में एक कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी होता है, ठीक है। और डिस्कशन के लिए, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इत्यादि चर्चाओं के लिए एक पीडीएफ जो पीडीएफ प्राप्त करना होता है उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है, जहां पर आप जब इस पैकेज में एनरोल होते हैं तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भेज दिया जाता है, वहीं से आपको सारे पीडीएफ प्रिंटेबल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जो छोटी सी जानकारी। इस बैच से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो पिन कमेंट में इस बैच का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप परचेज कर सकते हैं। और ये बैच पूरा 18 रुपये 75 पैसे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 18 रुपये 75 पैसे में पूरे महीने के करंट अफेयर की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं घटना चक्र के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, देखते हैं क्या है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं खबरों में। स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज और, आरओ का जो ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है ये लॉन्च हो चुकी है, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हो चुका है। उसके बारे में आप चाहें तो वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है, और 50 सेट में देखा जाए तो हर सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, टाइम बाउंड आपकी प्रैक्टिस होगी, और यहां पर करंट अफेयर से लेकर जीएस, हिंदी सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट में एनरोल होना चाहते हैं, तो महामैराथन टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए खबरों पर चर्चा करें तो पहली खबर क्या है, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट। अब यहां पर चर्चा करें पहली खबर 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट, इसके बारे में चर्चा करें तो पॉइंट क्या है, 26 से 30 मार्च तक लखनऊ में 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, ठीक है। कब से कब तक हो रहा है और कहां पर हो रहा है ये पॉइंट याद रखिएगा। लखनऊ में हो रहा है, और कौन सा संस्करण है, 47वां संस्करण है। कब से कब तक, 26 से 30 मार्च तक, ठीक है। तो 26 से 30 मार्च तक 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है, और यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में कोई भी खेल इवेंट जो नेशनल खेल इवेंट है जब आयोजित किया जाता है तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हम बात करें जूनियर बालिका हैंडबॉल टूर्नामेंट में कुल 30 टीमें हिस्सा ले रही है। कितनी टीमें हिस्सा ले रही है, 30 टीमें यहां पर हिस्सा ले रही हैं, और यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर इसका आयोजन हो रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन है, उसके 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आयोजन की बात कर ले तो आयोजन हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। जो ये आयोजन है इसका आयोजन किसकी तरफ से किया गया है, तो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया है। और ये टूर्नामेंट कहां पर हो रहा है, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, ठीक है, लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये आयोजन किया गया है। तो इतना पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षा पूछा जा सकता है कि 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में किया गया, और ये 26 से 30 मार्च तक इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। 47वां संस्करण है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। बैंकिंग कानून विधेयक 2024 संसद से पारित हो गया है, ठीक है। देखा जाए तो बैंकिंग कानून विधेयक जो था ये राज्यसभा से दिसंबर 2024 में ही पारित हो गया था, लेकिन अब मार्च 2025 में देखा जाए तो ये राज्यसभा से भी पारित हो गया है, ठीक है। यहां पर पॉइंट पर चर्चा कर ले तो 26 मार्च को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा से पारित होने के साथ ही संसद से पारित हो गया है, यानी कि दोनों सदनों से यह पारित हो चुका है। यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। किसने पेश किया था राज्यसभा में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बैंकिंग कानून विधेयक 2024 था इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम 4 नॉमिनी रखने की अनुमति होगी। देखिए अभी तक क्या होता था
कि जो नॉमिनी रखे जाते थे उनकी संख्या होती थी 2, लेकिन अब क्या हो गया है, परिवर्तन करके इसकी संख्या हो गई है 4। अब आप जो कोई बैंक खाता धारक है, ज्वाइंट अकाउंट जब खुलवाते थे 2 लोग खुलवा सकते थे आपस में ज्वाइंट अकाउंट, लेकिन अब क्या होगा, 4 खाता धारक होते हैं। ठीक है, मतलब बैंक खाता धारक क्या करेंगे, अधिकतम 4 लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं। यहां पर देखें, इसे राज्यसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है। 3 दिसंबर 2024 को यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। ये दोनों डेट याद रखिएगा, एक 26 मार्च का दिन, ठीक है, और एक 3 दिसंबर का दिन, 3 दिसंबर। ये दोनों डेट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट किस लिए है, जब दो कथन में क्वेश्चन पूछेगा ये, अब दो कथन में क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसा पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वहां के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 दिसंबर को तो लोकसभा से पारित हुआ था और 26 मार्च को राज्यसभा से पारित हुआ है। अब जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा, ये लागू हो जाएगा। आगे देखें, इस नए विधेयक में बैंकिंग नियमों को ग्राहकों के हित की ओर और अधिक आसान बनाया गया है। ठीक है, जो नया विधेयक है इसमें देखा जाए तो जो बैंकिंग के नियम है वो ग्राहकों के हित की ओर और ज्यादा टोल्ड करने की कोशिश की गई है, झुकाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ, ठीक है, युवाह के बीच समझौता। अब यहां पर चर्चा करें, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के युवा पहल ने भारत के ग्रामीण महिला और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यूनिसेफ के युवा पहल के तहत भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का जो युवा पहल है, इसके तहत देखा जाए तो भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यहां पर पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा के बीच समझौते कार्यक्रम राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जो ये समझौता हुआ वो कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। ये समझौता का जो समारोह था, मतलब ये समारोह जो हुआ था, ये कहां पर हुआ, आयोजन कहां पर हुआ, समझौता कहां पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम देखें, यह 3 साल की साझेदारी आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। ये जो समझौता हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बेसिकली जो गांव में महिला और युवा हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ही यूनिसेफ और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उद्देश्य क्या है, तो ये साझेदारी जो है ना, ये 3 साल की साझेदारी है और साझेदारी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए। ठीक है, जो आजीविका होती है, आजीविका के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ही यह समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। इसी के अंतर्गत पॉइंट क्या है, इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को नौकरियां, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से जोड़ा जाएगा। बेसिकली जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के माध्यम से देखा जाए तो जो स्वयं सहायता समूह होती हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं, उनको क्या किया जाएगा, नौकरियों से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, एंटरप्रेन्योरशिप से और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण एरिया में फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहां पर भी देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है, श्रम बल भागीदारी, उसमें बढ़ावा मिलेगा इस पहल के उद्देश्य से, इस पहल के जरिए। आगे देखें, इस समझौते के तहत 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के 5 ब्लॉकों में कंप्यूटर दीदी केंद्रों और दीदी की दुकान की स्थापना के जरिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का भी प्रयास किया जाएगा। यहां पर यह पॉइंट याद रखिएगा कि इस समझौते के तहत 5 राज्यों, अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और राजस्थान है। यहां पर क्या किया जाएगा कि इन 5 राज्यों के 5 ब्लॉकों में, 5 ब्लॉकों में क्या खोला जाएगा, एक तो कंप्यूटर दीदी केंद्र और दूसरा दीदी की दुकान। ठीक है, ये दोनों चीजें स्थापित की जाएंगी, जिसके जरिए होगा क्या कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलो अगली खबर पर देखें। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने जीता गोल्ड। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप था, ये पहली बार इसका आयोजन किया गया बिहार में। ठीक है, पहली बार बिहार में इसका आयोजन किया गया।
बेसिकली ये देखा जाए तो किक वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है। जैसे वॉलीबॉल होता है ना, उसमें हाथ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें पैरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैरों के प्रयोग से वॉलीबॉल खेली जाती है। इसी को सेपक टाकरा वर्ल्ड कप कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 25 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। आगे हम चर्चा करें, भारतीय दल ने सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय जो दल था इसने टोटल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, 7 पदक कुल जीते हैं। आगे चर्चा कर लें, सेपक टाकरा विश्व कप को किक वॉलीबॉल वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। देखिए, किक वॉलीबॉल वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो वॉलीबॉल होता है वो हाथों से नहीं पैरों से खेला जाता है। ठीक है, आगे देखें, ये आयोजन पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 20 से 25 मार्च तक किया गया था। ठीक है, आयोजन कहां पर? पटना के पाटलिपुत्र में। और ये पहली बार था जब बिहार में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन इसका किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहां पर चर्चा कर लें तो इस विश्व कप में विश्व के 20 देशों के 300 से ज्यादा प्लेयर्स और ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया था। यहां पर कुल 20 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो विजेता टीम थी तो सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी के द्वारा जो विजेता टीमें हैं उनको पदक और अवार्ड का वितरण किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, प्रचंड प्रहार अभ्यास। अब प्रचंड प्रहार अभ्यास आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा करें यहां पर पॉइंट क्या है, तो तीनों सेनाओं के एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 27 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। ठीक है, जो प्रचंड प्रहार अभ्यास था ये बेसिकली किसके किसके बीच में? तो ये एक तो जो सेना है, ठीक है, फिर उसके बाद हम चर्चा करें वायुसेना, और फिर उसके बाद नौसेना। ठीक है, यहां पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ये एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास है। तीनों सेनाओं के बीच में एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास था। नाम क्या था? प्रचंड प्रहार अभ्यास। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर पॉइंट्स क्या है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की भागीदारी वाला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 25 से 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया ये जरूर याद रखिएगा। आपसे कथन जब पूछे जाते हैं, 2 कथन, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब वहां पर पहला कथन तो ये दे देगा कि प्रचंड प्रहार अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास है, पहला कथन। दूसरा कथन दे देगा इसका आयोजन 25 मार्च से 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, अब आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन गलत है, क्योंकि ये प्रचंड प्रहार अभ्यास जो है ये तीनों सेनाओं के बीच में एकीकृत बहु सैन्य अभ्यास है। ठीक है, बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास है। और यहां पर चर्चा करें तो 25 से 27 मार्च के बीच में इसका अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें, तीनों सेनाओं के प्रचंड प्रहार अभ्यास 10 से 18 नवंबर 2024 तक भारतीय चीन सीमा पर आयोजित कमांड स्तरीय त्रिसेवा थिएटर अभ्यास पूर्वी प्रहार का एक कड़ी है। जो ये अभ्यास प्रचंड प्रहार है ना, ये बेसिकली देखा जाए जो इससे पूर्व में त्रिसेवा अभ्यास हुआ था 10 से 18 नवंबर 2024 को, ठीक है, पूर्वी प्रहार के नाम से, उसी की एक कड़ी के रूप में इसका आयोजन किया गया। आगे हम चर्चा करें, इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमता का परीक्षण किया गया। यहां पर देखा जाए तो जो भारतीय सशस्त्र बल है उन सशस्त्र बलों की क्षमता का परीक्षण किया गया कि जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्रों में जो भारतीय सशस्त्र बल है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इस परफॉर्मेंस का परीक्षण ही इस प्रचंड प्रहार अभ्यास में किया गया। आगे हम देखें सोर्स एक्स इंडिया 2025। अब सोर्स एक्स इंडिया 2025 है, इसके आयोजन के बारे में चर्चा कर ले तो यहां पर बात करें पॉइंट्स की। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित सोर्स एक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 26 मार्च 2025 को। कहां पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, सोर्स एक्स इंडिया देश का पहला वैश्विक बाजार है जो वैश्विक खरीदारों और भारतीय कंपनियों को एक साथ लाता है। जो वैश्विक खरीदार है और भारतीय कंपनियां हैं उनको एक साथ लेकर आता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में
सफल भारतीय ब्रांडों को लॉन्च करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जो सोर्स एक्स इंडिया है बेसिकली करता क्या है, जो भारतीय बाजार है, ठीक है, और वैश्विक बाजार है, उनको एक मंच प्रदान करता है। और यहां पर देखा जाए तो जो सफल भारतीय ब्रांड है उनको वैश्विक पहचान दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और इसका तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, तो इसका तीसरा संस्करण यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहां पर पॉइंट, अगला पॉइंट देख ले, सोर्स एक्स इंडिया का तीसरा संस्करण 26 से 28 मार्च 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आज ये समाप्त हो गया है। चलिए आगे देखें, सोर्स एक्स इंडिया के तीसरे संस्करण में 45 से अधिक देशों के 150 से अधिक खरीदार भाग ले रहे हैं। खरीदार अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, यूरोपीय संघ, ओशनिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका आदि क्षेत्र से है। तो यहां पर 45 से अधिक देशों के, ठीक है, जो खरीदार है वो सोर्स एक्स इंडिया में शामिल हो रहे हैं। और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 26 से 28 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था, जहां पर 45 से अधिक देशों के लोग यहां पर सम्मिलित हुए। और ये है क्या, तो ये जाने रहिए कि सोर्स एक्स इंडिया देश का पहला वैश्विक बाजार है जो वैश्विक खरीदारों और भारतीय कंपनियों को एक साथ लेकर आता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफल भारतीय ब्रांडों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि सोर्स एक्स इंडिया 2025 क्या है। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, संस्कृत विद्वान भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024, ठीक है, जो भद्रेश दास है इन्हीं को प्रदान किया गया है सरस्वती सम्मान 2024 का। यहां पर चर्चा कर ले, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को भारतीय दर्शन पर उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, किताब का नाम क्या है, मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा किताब का नाम, एक सेकंड, किताब का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इस किताब का नाम याद रखिएगा, ये किताब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 साल तक ये किताब आपके काम आएगी। ठीक है, देखा जाए तो अगले 1 साल तक, जब तक अगले सरस्वती सम्मान की घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत विद्वान है भद्रेश दास, इनको सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस किताब के लिए, इनकी कृति का नाम याद रखना, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी किताब का नाम है। ठीक है, और ये भारतीय दर्शन पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर आधारित इनकी संस्कृत पुस्तक है। किसने लिखा है, साधु भद्रेश दास ने लिखा है। अगले पॉइंट पर चर्चा कर ले, 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। जो सरस्वती सम्मान है इसका क्राइटेरिया यही है कि पिछले 10 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है और भारत की किसी भी भाषा में प्रकाशित पुस्तक को यह प्रदान की जा सकती है। यहां पर देखा जाए जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है तो उसमें एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाती है और एक पट्टिका प्रदान की जाती है तथा 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान से, याद रखिएगा। अगली खबर क्या है, मानवाधिकार पर बनी लघु फिल्म दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से देखा जाए, यहां पर बुधवार लिख गया, यहां पर लिख दीजिए 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च को 2024 में मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों की प्रतियोगिता में इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट की फिल्म दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, पहला पुरस्कार मिला है। यहां पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नाम, जो ये लघु फिल्म है, इस लघु फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो मानवाधिकार पर बनी है ये लघु फिल्म, मानवाधिकार पर बनी लघु फिल्म, नाम है दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन, और इसको पहला पुरस्कार प्रदान किया गया, फर्स्ट प्राइज प्रदान किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है, कब प्रदान किया गया, 26 मार्च को प्रदान किया गया है। और इस ये जो शॉर्ट फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है, तो इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट। ठीक है, इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट जो है इसके डायरेक्टर है और इसको फर्स्ट प्राइज प्रदान किया गया है। वहीं पर जो सेकंड प्राइज प्रदान किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, वो किसको प्रदान किया गया है, मानवाधिकार पर कौन सी फिल्म बनी है जिसको सेकंड प्राइज दिया गया है, तो दूसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश के कदरप्पा राजू की फाइट फॉर राइट्स को मिला है। ठीक है, कदरप्पा राजू डायरेक्टर है, फाइट्स फॉर राइट, ठीक है, फाइट्स फॉर राइट्स,
ये दूसरी शॉर्ट फिल्म है जिसको, मतलब ये दूसरा शॉर्ट फिल्म है जिसको सेकंड अवार्ड मिला है। और ये फिल्म देखा जाए तो बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दों को उठाती है। ठीक है, जो फाइट्स फॉर राइट है ये बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दों से संबंधित एक शॉर्ट फिल्म है, इसको सेकंड प्राइज मिला है। और तीसरा पुरस्कार देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किसको दिया गया है, तो आर रविचंद्रन द्वारा बनाई गई गॉड को मिला है। इस मूक फिल्म में एक बूढ़े नायक के माध्यम से पेयजल का मूल्य को बताया गया है। ठीक है, ये गॉड फिल्म जो है, गॉड शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, गॉड शॉर्ट फिल्म को देखा जाए तो थर्ड प्राइज प्रदान किया गया। और ये प्राइज किसके द्वारा प्रदान किया गया है, ये दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है, एनएचआरसी के द्वारा जो मानवाधिकार पे बनी फिल्में हैं उन फिल्मों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें देखा जाए तो फर्स्ट प्राइज प्रदान किया गया। फिल्म का नाम है द गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन। डायरेक्टर कौन है, अब्दुल रशीद इसके डायरेक्टर, इसको फर्स्ट प्राइज मिला। सेकंड प्राइज कदरप्पा राजू की शॉर्ट फिल्म फाइट्स फॉर राइट को मिला। और थर्ड जो प्राइज है वो किसको मिला, आर रविचंद्रन की जो शॉर्ट फिल्म है गॉड, इसको मिला। और जो गॉड फिल्म है इसमें क्या दर्शाया गया है, तो एक मूक व्यक्ति है जो पेयजल के महत्वता को बताता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। हरियाणा ने जीता खेलो इंडिया पैरा गेम्स में चैंपियंस। ठीक है, टीम चैंपियनशिप। हरियाणा ने जो टीम चैंपियनशिप है वो जीत ली है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा, तमिलनाडु रहा। पॉइंट्स पर चर्चा करें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 27 मार्च को हुआ, जिसमें हरियाणा ने 34 स्वर्ण सहित कुल 104 पदक जीतकर लगातार दूसरी बार टीम चैंपियनशिप अपने नाम की है। ठीक है, दूसरी बार देखा जाए तो लगातार हरियाणा ने टीम चैंपियनशिप जीत लिया है। और यहीं पर चर्चा करें, तमिलनाडु 28 स्वर्ण सहित 74 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश यहां पर देखा जाए तो 23 स्वर्ण सहित 64 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और उत्तर प्रदेश ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है हरियाणा और उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम चर्चा कर लें। गुजरात ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 पदक हासिल किए। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो गुजरात है टेबल टेनिस में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 21 पदक हासिल किए। और इसमें जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता थी, ठीक है, टेबल टेनिस, इसमें देखा जाए तो हरियाणा का सेकंड स्थान था। कुल कितने पदक, 8 पदक जीते हरियाणा ने। आगे हम देखें, नई दिल्ली के 3 स्थानों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, करणी सिंह शूटिंग रेंज में टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जो ये पैरा गेम्स था, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो आयोजित किया गया था, ये कहां कहां पर आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में तो पहली बात नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में कहां, तो 3 स्थल, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज, इन 3 जगहों पर आयोजित किया गया था, जिसमें 1300 से अधिक खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और जिसमें चैंपियन कौन रहा, हरियाणा चैंपियन रहा। जो टीम चैंपियनशिप है वो हरियाणा ने जीती। और सेकंड स्थान किसका रहा, सेकंड स्थान रहा तमिलनाडु का। थर्ड स्थान किसका रहा, उत्तर प्रदेश का रहा। 23 स्वर्ण पदक 64 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, सहकार टैक्सी। अब ये सहकार टैक्सी है, इसकी घोषणा की गई है आज। ठीक है, आज ही सहकार टैक्सी की घोषणा की गई है। और यहां पर चर्चा करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार उबर और ओला के तर्ज पर सहकारी संचालित सवारी सेवा सहकार टैक्सी शुरू करेगी। यानी कि सरकार इसको स्टार्ट करने जा रही है, सहकारी संचालित सवारी सेवा है, इसका नाम क्या होगा, सहकार टैक्सी होगा। और जस्ट जैसे उबर और ओला होते हैं ना, उसी प्रकार से ये होगा। ठीक है, और यहां पर आगे चर्चा कर ले, यह पहल जो है ये सहकार से समृद्धि की अनुरूप है। जो सहकार से समृद्धि है उसी के अनुरूप इसको डिजाइन किया गया है। और आपको बताना यह है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है। ठीक है, सॉरी आगे लिखा भी है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, तो ये चीज जाने रही है कि अमित शाह, देखिए सहकारिता मंत्रालय का गठन अभी हाल ही में किया गया है और अमित शाह जो है ये पहले सहकारिता मंत्री हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन थे। परीक्षा में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन थे या कौन है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ही हैं। चलो आगे देखें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें 2 पहिया टैक्सी, रिक्शा, 4 पहिया वाहनों का पंजीकरण संभव होगा और लाभ सीधे चालकों को मिलेगा। जो लाभ होगा, अभी क्या होता है जैसे ओला उबर है,
तो ओला उबर इसमें जैसे जो ड्राइवर है उसके बीच में और जो पैसेंजर है उसके बीच में कंपनियां जो है एक मीडिएटर का काम करती हैं, कुछ वो कमीशन लेती हैं। लेकिन जो सहकार टैक्सी है ना, उसका फायदा ये होगा कि सहकार टैक्सी आप रजिस्टर्ड करेंगे, जो भी आपकी इनकम होगी वो डायरेक्ट आपको ही मिलेगी, कोई कमीशन किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज की घोषणा किसके द्वारा की गई है? अमित शाह के द्वारा की गई है इस बात की घोषणा। चलो अगली खबर पर चर्चा करें। गैब्रियल बोरिक फॉन्टन, ठीक है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, इनकी 5 दिवसीय भारत यात्रा। अब यहां पर चर्चा करें, ये गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ये है कौन? आज ही घोषणा की गई है कि ये 5 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। और यहां पर चर्चा करें, चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 अप्रैल को भारत के 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह राष्ट्रपति बोरिक की पहली भारत यात्रा होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में पहली बार ये भारत आ रहे हैं। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिली देश के राष्ट्रपति कौन है? परीक्षा में से पूछ ले, चिली के राष्ट्रपति, चिली के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है। और ये 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। कब आएंगे? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आएंगे। ठीक है, चलो लास्ट खबर पर चर्चा करें आज के। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ की नियुक्ति की गई है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया भारत, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र जो है, इसमें देखा जाए तो पूर्व क्रिकेटर है स्टीव वॉ, इनकी नियुक्ति की गई है। ये है स्टीव वॉ, आप देख लीजिए यहाँ पे। और पॉइंट पर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया है। और इससे संबंधित अन्य पॉइंट पर चर्चा करें, यह केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का एक राष्ट्रीय मंच है, जिसे ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा 2023 में स्थापित किया गया था। जो ये मंच है ना, यहां पर पॉइंट आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2023 में की गई थी। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत के साथ सहयोग और सहभागिता को अधिक विस्तार देना, यानी कि भारत के साथ सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस केंद्र की स्थापना की गई थी। यह मंच सरकार, उद्योग जगत, अकादमी और सांस्कृतिक स्तर पर संयुक्त रूप से कार्य करता है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर एक साथ मिलकर ये जो केंद्र है, ये केंद्र कार्य करता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है। और इसमें सदस्य के तौर पर देखा जाए किसको नामित किया गया है? स्टीव वॉ को नामित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है, चलो तो आज की जो इंपॉर्टेंट खबरें थी उन खबरों पे हमने चर्चा कर ली। कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, कहां पर किया जा रहा है? दिल्ली, पटना, लखनऊ, मुंबई, 4 ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, किसे उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 मिलेगा? कदरप्पा राजू, भद्रेश दास, आर रविचंद्रन, अब्दुल रशीद भट्ट, कौन है चारों में से? आप बताइएगा किसको सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवाधिकार पर बनी लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार किसे मिला है? कदरप्पा राजू, आर रविचंद्रन, अब्दुल रशीद भट्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है और अंतिम प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? उत्तर प्रदेश ने जीती है, तमिलनाडु ने जीती है, गुजरात ने जीती है या हरियाणा ने जीती है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो टेस्ट है, ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस का पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पर जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, 2 कथन वाले प्रश्न होते हैं, मिलान वाले प्रश्न होते हैं। ये सारे प्रश्न वहां पर टेस्ट के फॉर्मेट में ऐप पर हमारे लगे हुए हैं। जब आप एनरोल करते हैं तो आप उन टेस्ट को पर डे जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक पर आधारित होते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास लिमिटेड समय होता है कि मैं आपको सारी चीज़ें डिलीवर कर दूं, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा इनोवेटिव मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब समय का अभाव होता है, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लिए कुछ सिंपल क्वेश्चन रखने पड़ते हैं।
तो आज यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, इन सिंपल क्वेश्चनों का उत्तर दीजिएगा आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।